गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है इकबाल अली खान और आप है इकबाल IAS अकादमी पर। दोस्तों, हम पॉलिटी के MCQs करा रहे हैं पिछले वर्षों के और उसी के कंटिन्यूएशन में ये हमारी अगली क्लास है। तो आइए दोस्तों, हम बिना देर किए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन रहा ये, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? सिंपल क्वेश्चन है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। तो देखिए 20 जुलाई 1969 को 20 जुलाई 1969 को जो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह हैं, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं और ये एक बार उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। वर्ष 1969 से 1984 तक, राइट, 1984 तक ये उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, राइट। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ हैं? राष्ट्रपति कैसी शक्तियाँ हैं? न्यायिक शक्तियाँ हैं। हमारे जो राष्ट्रपति हैं, भारतीय राष्ट्रपति, उनके पास विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ हैं। 7 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, जिनमें कार्यकारी शक्ति होती हैं, विधायी शक्तियाँ होती हैं, वित्तीय शक्तियाँ होती हैं, न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, कूटनीतिक शक्तियाँ होती हैं, सैन्य शक्तियाँ होती हैं और आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। हमसे न्यायिक शक्ति के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं और कोड दिया है नीचे, हमें राइट कोड चुनना है। ओके फ्रेंड्स, चलो चलते देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या कहता है। अब हम न्यायिक शक्ति कैसे पहचानेंगे? जो न्यायालय से संबंधित जो स्टेटमेंट होंगे वही न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आएंगे। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या कहता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा आती है क्या? हाँ बिल्कुल, ये राइट स्टेटमेंट है हमारा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? विधि और तथ्य के किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श की अपेक्षा करना। राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श की से अपेक्षा कर सकते हैं अगर विधि या किसी तथ्य के प्रश्न पर उसे सलाह चाहिए तो, राइट। अगला है हमारा तीसरा स्टेटमेंट, अंतर्राष्ट्रीय संधियां राष्ट्रपति के नाम से हस्ताक्षरित होती हैं। देखिए ये हमारा गलत है। ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां राष्ट्रपति की जो कूटनीतिक शक्तियाँ होती हैं उनके अंतर्गत आती हैं। कैसी शक्तियों के अंतर्गत आती है? कूटनीतिक शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। तो ये हमारा तीसरा जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए तीसरे के आधार पर अगर हम विकल्प देखें तो कौन कौन से निकल कर आते हैं। देखिए हमारा तीसरा रॉन्ग है, कूटनीतिक शक्ति के अंतर्गत आता है, तो हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें भी 3 है। और लिखा है डी में उपर्युक्त तो सभी नहीं हो सकते क्योंकि हमारा तीसरा रॉन्ग है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा पहला बचेगा, राइट हो जाएगा। इस हिसाब से इस तरह भी हम राइट आंसर तक पहुँच जाते हैं। चलिए अगला पढ़ लेते हैं। चौथा स्टेटमेंट क्या है? मृत्युदंड को क्षमा करना, प्रविलंबन करना, विराम या परिहार करना, ये भी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं और हमसे पूछा गया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही हैं। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं। तो चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या कहता है वो। राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद पहले सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विशेष संबोधन करता है। देखिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का विशेष संबोधन करता है, सही बात है। वह प्रत्येक चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष में संसद के प्रथम अधिवेशन को भी संबोधित करता है, ठीक। और इसमें वो क्या करता है, क्या संबोधित करता है? वो सरकार की नीतियों की व्याख्या करता है। क्या करता है? सरकार की नीतियों की व्याख्या करता है। ये कैसा स्टेटमेंट है? हमारा राइट स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट क्या कहता है? संसद के एक सत्र के सत्रावसान एवं दूसरे सत्र के प्रारंभ होने की मध्य की समय अवधि को सत्र कहते हैं। देखिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। संसद के एक सत्र के सत्रावसान, ऐसा नहीं। संसद की प्रथम बैठक से लेकर सत्रावसान की जो मध्य की समय अवधि होती है, संसद की प्रथम बैठक से लेकर सत्रावसान की मध्य की जो समय अवधि होती है उसे संसद का सत्र कहते हैं, राइट, ठीक है। दूसरे सत्र के प्रारंभ से नहीं, संसद के प्रथम बैठक से लेकर सत्रावसान के मध्य की जो समय अवधि होती है उसे संसद का सत्र कहते हैं। तो ये दूसरा हमारा गलत हो जाएगा।
अब तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, संसद के सत्र की प्रथम बैठक से लेकर सत्रावसान के मध्य की समय अवधि को अवकाश कहते हैं। नहीं, इसे जो है क्या कहते हैं, इसे हम सत्र बोलते हैं। ये तीसरा भी हमारा क्या है, गलत है। देखिए, एक सत्र के अवसान एवं दूसरे सत्र के प्रारंभ होने की मध्य की समय अवधि को अवकाश कहते हैं, जो दूसरे वाले में था। ठीक है, जो दूसरे वाले ऑप्शन में था। तो ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम जो है अवकाश नहीं कहते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रथम बैठक से लेकर सत्रावसान के मध्य की समय अवधि को हम अवकाश नहीं कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सत्र कहते हैं। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमसे राइट पूछा है कौन से सही हैं, तो हमारा पहला ही सही है केवल, तो हमारा बी कैसा हो जाएगा, वो राइट स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या कहते हैं स्टेटमेंट। हमसे पूछा क्या है, उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं या कौन सा सही है, राइट। तो देखते हैं 2 स्टेटमेंट दिए हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह के बिना कार्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता के बिना कार्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये एकदम राइट स्टेटमेंट है। देखिए, आर्टिकल हमारे जो संविधान का आर्टिकल है, आर्टिकल 74 में ये बात लिखी है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है, मंत्रिपरिषद होगी, और यह राष्ट्रपति को उनके कार्य करने हेतु सलाह देगी और सहायता करेगी। ठीक है, वो बिना मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अपने कार्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, राइट। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा राइट है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। लोकसभा के विघटन के पश्चात भी मंत्रिपरिषद पदच्युत नहीं होगी या रिमूव नहीं होगी। क्या नहीं होगी, रिमूव नहीं होगी मंत्रिपरिषद लोकसभा के विघटन के बाद ही। देखिए, जब तक अगली जो चुनाव नहीं हो जाता है लोकसभा का, नहीं अगला चुनाव हो जाता है, तब तक मंत्रिपरिषद जो है बनी रहती है, तब तक मंत्रिपरिषद क्या होती है, बनी रहती है। तो ये हमारा कैसा स्टेटमेंट है, ये भी हमारा राइट स्टेटमेंट है। ये दोनों हमारे राइट स्टेटमेंट है। तो हमसे सही पूछा है, उपर्युक्त में से कौन से सही है, तो दोनों सही है। तो सी वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का बाद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होने की स्थिति में, क्या होने की स्थिति में, रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, चलिए, यहाँ 3 स्टेटमेंट दिए। हमसे पूछा क्या है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं। ओके, 4 विकल्प दिए हैं। आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले एक एक करके। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, देखिए, राष्ट्रपति के रूप में वह केवल 6 माह तक कार्य कर सकता है। कौन, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में केवल कितने माह तक कार्य कर सकता है, 6 माह तक। ये एकदम राइट बात है, राइट स्टेटमेंट है। देखिए, 6 महीने की अवधि के अंदर जो राष्ट्रपति का चुनाव है, वो चुनाव होना आवश्यक है। ठीक है, 6 माह तक वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। अगला देखते हैं, इस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति को दे किसी भी वेतन व भत्ते का अधिकारी नहीं है। ये भी हमारा कैसा है, ये हमारा राइट स्टेटमेंट है। देखिए, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वो उपराष्ट्रपति होने के नाते उन्हें कोई भी वेतन या भत्ते नहीं मिलते हैं। वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और उन्हें सभापति होने के नाते वेतन और भत्ते मिलते हैं, विभिन्न वेतन और भत्ते मिलते हैं, राइट। तो उन्हें राज्यसभा के सभापति होने के नाते वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति होने के नाते। अब क्या, अगर राष्ट्रपति किसी वजह से उनका पद रिक्त हो जाता है, किसी भी वजह से, तो जब उपराष्ट्रपति उनके पद पर कार्य करते हैं, तो सभापति को, जो सभापति होने के नाते जो उन्हें वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, वो उन्हें नहीं दिए जाते हैं। ये राइट है, एकदम नहीं दिए जाते हैं, उन्हें वेतन और भत्ते नहीं दिए जाते हैं, वेतन और भत्ते नहीं दिए जाते हैं। परंतु राष्ट्रपति होने के नाते जो भी राष्ट्रपति को वेतन और भत्ते और सुविधा दी जाती हैं, वो सब उन्हें दी जाती हैं जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जो राज्यसभा के सभापति नहीं बचे, तो इनकी जगह कौन काम करता है, इनकी जगह उपसभापति काम करते हैं, राइट। तो उपसभापति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो ये हमारा दूसरा भी राइट है। अगले स्टेटमेंट को देखते हैं। इस अवधि के दौरान वह न केवल राष्ट्रपति के सारे कार्यों का निर्वहन करते हैं, हाँ ये बात सही है, राष्ट्रपति के वह सारे कार्यों का निर्वहन करते हैं क्योंकि वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं इस टाइम, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में भी अपने सारे कार्यों का निर्वहन करते हैं। ये दूसरी बात गलत है, ये क्या है, ये रॉन्ग है। देखिए, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे होते हैं, तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन नहीं करते। इनके स्थान पर कौन करता है, उपसभापति करते हैं। कौन करता है, उपसभापति करते हैं, उपसभापति करते हैं। ठीक है,
तो ये कैसा है हमारा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है हमारा, ये तीसरा वाला रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आइए देखते हैं। देखिए अगर हम गलत के हिसाब से भी निकालें, हमारा पहला और दूसरा सही है तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, हमसे सही पूछा है, ठीक है, ए सही हो जाएगा। और तीसरा वाला अगर हम गलत निकाल लेते तो देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, दूसरे वाले तीसरे वाले में भी और चौथे वाले में भी 3 है, ये तीनों हमारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इस तरह भी निकाल सकते हैं, कई बार हम गलत अगर स्टेटमेंट फाइंड कर लेते हैं तो गलत स्टेटमेंट फाइंड करने के आधार पर भी हम जो है विकल्प में देख सकते हैं और वहाँ से हम सही उत्तर तक पहुँच सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसे, अगला है निम्नलिखित में से नहीं किसे या किन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ओके, भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया था। आइए देखते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा किन्हें किन्हें नियुक्त किया था। देखिए भारत के राष्ट्रपति जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष और राज्य के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के सदस्य, ठीक है, और अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं, ठीक है। और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। देखो संघ राज्य क्षेत्रों के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। किसके द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। परंतु ये हमारे दोनों सही हैं, परंतु ये तीसरा ऑप्शन जो है उपराष्ट्रपति, ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं की जाती है। जिस तरह से राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होता है और उनका चुनाव होता है, इसी तरह से उपराष्ट्रपति का भी एक निर्वाचक मंडल होता है और उससे उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। जैसे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल को हम जानते हैं, क्या कौन कौन शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए हमारे अभी भारत में 28 स्टेट हैं, इनमें से 6 स्टेट ऐसे भी हैं जिनमें विधान परिषद है, ठीक है। तो विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, राइट, ठीक है। तो हम राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संघ राज्य क्षेत्रों में जहाँ पे विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य, राइट, इसमें भाग लेते राष्ट्रपति चुनाव में। फर्क क्या है, याद रखने वाली बात यह, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उपराष्ट्रपति केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं, संसद के सदस्य भाग लेते हैं, राज्य के विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। और संसद के सदस्यों में याद रखने वाली बात क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं दोनों सदनों के, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में फर्क ये है, याद रखने वाली बात ये है कि केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं, तो याद रखने वाली बात ये है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि इसमें निर्वाचित व मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य, संसद के दोनों प्रकार के सदस्य इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हमें सही चुनना है, प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हमारा पहला और दूसरा सही है, तो पहला और दूसरा हमारा किस में है, ए में सही है, तो हमारा ए सही हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते चलिए। अगला है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अध्यादेश के बारे में आप जानते हैं, आर्टिकल किस में है, 123 में, ठीक है। अध्यादेश के बारे में वो बंद किए गए हैं। तो आइए 3 स्टेटमेंट हैं और हमसे पूछा क्या है, उपर्युक्त कथनों में से कौन से या कौन सा सही है, उपर्युक्त कथनों में से कौन से या कौन सा सही है। ओके, चलिए हम देखते हैं। तो पहला हमारा क्या कथन है, स्टेटमेंट है, देखते हैं। पहला है, एक अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद विधि बना सकती है, ठीक है। एक अध्यादेश, ये राइट स्टेटमेंट है। देखिए एक अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिस पर संसद विधि बना सकती है, ठीक है, और अन्य विषयों पर वो जारी नहीं किया जा सकता है, राइट। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कहते हैं, राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश तब भी जारी किया जा सकता है, तब भी जारी किया जा सकता है, कब, जब संसद के सदनों में से किसी एक का सत्र चल रहा हो। देखिए एक ही स्थिति में अध्यादेश जारी नहीं किया सकते जब दोनों सदनों के सत्र चल रहे हों, ठीक है। ये भी दूसरा भी स्टेटमेंट राइट है। अगर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सत्र चल रहा है तब भी अध्यादेश हम ला सकते हैं, तभी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश जब भी जारी कर सकते हैं जब संसद के एक सदन का, किसी लोकसभा का या राज्यसभा का अगर सत्र चल रहा है, एक का भी चल रहा है, तब भी जारी कर सकते हैं। अगर दोनों के चल रहे हैं तो जारी नहीं कर सकते अध्यादेश, ठीक है, निष्प्रभावी रहेगा अध्यादेश, राइट। तो ये हमारा दूसरा भी स्टेटमेंट राइट है। तीसरा देखते हैं, एक अध्यादेश संसद के किसी अधिनियम को संशोधित या निरसित कर सकता है परंतु इसे संविधान संशोधन हेतु जारी नहीं किया जा सकता। ये हमारा बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट हमारा राइट है। देखिए एक अध्यादेश
जो है किसी भी अन्य अध्यादेश को संशोधित कर सकता है, निश्चित कर सकता है, किसी भी विधि को परिवर्तित कर सकता है, संशोधित कर सकता है, लेकिन संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। हमें सही पूछा है और ये तीनों ही हमारे राइट हैं, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, इसका पीछे लिखा है प्रश्न, देखिए नीचे लिखा है, ये नीचे लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगे है, दो स्टेटमेंट दिए हैं, हमसे क्या पूछा है? उपर्युक्त कथनों में से कौन से या कौन सा सही है, राइट? ठीक है, आइए देखते हैं। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और वह स्वायत्त जिलों के गठन एवं पुनर्गठन की भी शक्ति रखता है। देखिए, राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, ये तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, पर वह स्वायत्त जिलों के गठन एवं पुनर्गठन की शक्ति भी रखता है, ये बात गलत है। ठीक है, स्वायत्त जिलों को गठित या पुनर्गठित करने की शक्ति किसके पास होती है? वो राज्यपाल के पास होती है। किसके पास होती? राज्यपाल के पास होती है, राष्ट्रपति के पास नहीं होती है। स्वायत्त जिलों के गठन या पुनर्गठन की शक्ति जो राज्यपाल के पास होती है, हाँ, वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है राष्ट्रपति, पर स्वायत्त जिलों की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। तो ये हमारा कैसा है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। कैसा है हमारा? रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। चलिए अगला देखते हैं। यदि राष्ट्रपति का चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है, राइट, राष्ट्रपति का चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है, तो उसके द्वारा न्यायालय की इस प्रकार की घोषणा की तारीख से पूर्व किए गए सभी कार्य अवैध हो जाते हैं। ये गलत है, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखिए, जो न्यायालय है, न्यायालय जो अगर इस प्रकार की कोई घोषणा करता है, तो उसकी घोषणा की तारीख से पूर्व जो किए गए कार्य होते हैं वो वैध रहते हैं। हाँ, उसके पश्चात, उसकी घोषणा की तारीख के पश्चात अगर राष्ट्रपति कोई कार्य करते हैं तो वो अवैध होते हैं, राइट। तो ये हमारा जो दोनों है रॉन्ग स्टेटमेंट है। हमसे सही पूछा है तो ना तो एक ना तो, राइट। ये हो जाएगा, डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति तथा राज्यपालों को दी जाने वाली उन्मुक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ दो स्टेटमेंट दिए हैं फिर से, और हमसे पूछा गया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है। ओके, देखते हैं कौन से सही नहीं है। देखिए, पहला है, राज्यपाल के विरुद्ध दंडिक कार्यवाही उनकी पदावधि के दौरान केवल सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभ रखी जा सकती है। ये देखिए रॉन्ग है। देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल हो, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की कोई भी दंडिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती, कोई भी दंडिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती। ठीक है, राइट। सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, वहां पर प्रारंभ नहीं की जा सकती, राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, राइट। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में दीवानी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। नहीं, ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है ये भी। ठीक है, दीवानी का मुकदमा चलाया जा सकता है। देखो, उनके कार्यकाल के दौरान उनके व्यक्तिगत सामर्थ्य से, अगर उनके व्यक्तिगत सामर्थ्य से किसी कार्य के लिए दीवानी का मुकदमा चलाया जा सकता है, और पर शुरू कब किया जा सकता है? 2 महीने पूर्व उन्हें सूचना देनी होती है। 2 महीने, कितने? 2 महीने पूर्व उन्हें सूचना देनी होती है और उनके विरुद्ध कार्यवाही ऐसी की जा सकती है। तो ठीक है, तो ये भी हमारा जो है दोनों रॉन्ग है। तो दोनों रॉन्ग है, तो हमारा कौन सा हो जाएंगे? ए 1 और 2 दोनों। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किनको संसद के पटल पर रखवाएंगे। ओके, किनको संसद के पटल पर रखवाएंगे। देखिए, अब हम क्या देखते हैं, वित्त आयोग की सिफारिशों को राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवा सकते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, और सही उत्तर हमें चुनना है, हमसे पूछा है। देखिए, ये लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को जो लिखा है, लोक लेखा समिति क्या है? लोक लेखा समिति एक संसदीय समिति है जिसका कार्य है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट की जाँच करना, राइट। क्या होता है? वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना होता है, और ये रिपोर्ट किसको सौंपता है? लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। ठीक है, तो ये लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर राष्ट्रपति नहीं रखवाते हैं, राइट, नहीं रखवाते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्या हो जाएगा? हमारा दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा हमारा। तो दूसरा देखिए किस में है हमारा, ये तीनों तो हमारे से, पहला तीसरा और चौथा, तो पहला तीसरा चौथा किस में है? हमारा सी में है। और दूसरा
हमारा लास्ट में है, इसमें है और ये छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ दो स्टेटमेंट दिए हैं और हमसे पूछा गया उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है, राइट। तो पहला क्या है, प्रत्येक विधेयक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। प्रत्येक विधेयक का वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में कैसा होता है, अलग अलग होता है। ये हमसे कहा गया। देखिए प्रत्येक जो विधेयक होता है MLA बोलते हैं इसे शॉर्ट में, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रत्येक MLA के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में क्या होता है, अलग अलग होता है। ये हमारा राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त दोबारा भाग देने पर प्राप्त होती है, राइट। तो इसलिए अलग अलग राज्यों की संख्या अलग अलग है, इसलिए प्रत्येक विधेयक के वोट का मूल्य, विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, राइट। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है हमारा। देखिए लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य के ही मूल्य से अधिक नहीं होता है, समान होता है। उनके क्या होता है, समान होता है। तो ये दोनों हमारा स्टेटमेंट हमारा कौन सा, पहला हमारा राइट है। तो केवल कौन सा हो जाएगा, केवल ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करें। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए, हमसे पूछा गया उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सत्य है या है, ओके राइट। तो पहला देखते हैं, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की किसी भी सलाह को वापस कर उस पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ये हमारा कैसा है, ये हमारा राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को वापस उस पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं, राइट, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर जब राष्ट्रपति के समक्ष जाते हैं तो उस पर अपनी स्वीकृति देने हेतु बाध्य होता है। देखिए ये रॉन्ग है, सभी विधेयक नहीं। कैसा, यहाँ लिखा सभी विधेयक। देखिए केवल 2 प्रकार के विधेयक जो होते हैं उन पर राष्ट्रपति जो है अपनी स्वीकृति देने हेतु बाध्य होते हैं। 2 प्रकार के, कौन से, एक तो धन विधेयक, कौन सा होता है, एक तो धन विधेयक और दूसरा होता है संविधान संशोधन विधेयक, राइट। जो संविधान संशोधन विधेयक होता है केवल वो होता है संविधान संशोधन विधेयक, राइट, ठीक है। तो इन्हीं विधेयकों पर राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य होते हैं। तो ये हमारा कैसा स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट। अगला देखते हैं, चुनाव में स्पष्ट बहुमत ना मिलने की स्थिति में या गठबंधन की स्थिति में राष्ट्रपति स्वाभाविक से किसी पार्टी या गठबंधन के किसी नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जब देखो जो औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और अगर मान लीजिए किसी पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में अपने विवेक से यह निर्णय कर सकते हैं कि वो जिसे बहुमत प्राप्त या समर्थन दल के नेता को वो जो सरकार बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा राइट स्टेटमेंट है। तो हमारा पहला और तीसरा राइट स्टेटमेंट हमारे हिसाब से ए सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ओके। 2 स्टेटमेंट दिए हैं और उपर्युक्त पूछा है हमसे, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सत्य है या सही है, राइट। देखते हैं हम। पहला स्टेटमेंट है, भारत के संविधान के अनुसार औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। कैसे रूप से, औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। देखिए औपचारिक रूप से निहित होती है, ये बिल्कुल सही है, औपचारिक रूप से। वास्तविक रूप में किस में होती है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कैसा है, ये हमारा राइट है, ठीक है। दूसरा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। ये भी हमारा राइट है। देखिए राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होता है, जिसमें निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं, राइट, ठीक है। अब इनका जो चुनाव होता है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है, एकल संक्रमण मत के सिद्धांत के आधार पर होता है, राइट। तो ये दोनों ही हमारे कैसे स्टेटमेंट राइट है, हमारे हिसाब से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 5 स्टेटमेंट दिए हैं, पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन से सत्य है, राइट, कौन से सत्य है, ठीक है।
अब यहाँ एक डी विकल्प लिख लीजिए यहाँ पर। उपर्युक्त, मेरा स्टाइलिश ठीक से काम नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, उपर्युक्त सभी, ठीक है, उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आइए पढ़ते हैं, देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है, अधिकारों का प्रयोग करता है, ये राइट है। देखिए, भारत का राष्ट्रपति जो है औपचारिक प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए, राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखिए दूसरा, अभी हमने देखा कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है, इनका चुनाव जो है एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, और इसमें सदस्य कौन भाग लेते हैं? जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, राइट, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, तो ये रॉन्ग है। अगला देखते हैं, देखिए इस हिसाब से हम देखें कि कौन से हमारे विकल्प सही हो जाएंगे। दूसरा हमारा रॉन्ग है, देखिए पहले में दूसरा है, ये गलत हो जाएगा, बी में दूसरा है, ये गलत हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी हो नहीं सकते क्योंकि दूसरा गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो सी बचा, और इस हिसाब से हमारा यही आंसर हो जाएगा। फिर भी आगे बढ़े, पढ़ लेते हैं, अगले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तीसरा क्या है? राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वह प्रधानमंत्री की तरह जनादेश जारी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। देखिए क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव है सीधे जनता द्वारा नहीं होता है, इनका चुनाव जो है राष्ट्रपति वो जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा होता है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एमपी और एमएलए द्वारा होता है निर्वाचित जो होते हैं, ठीक है। तो ये सीधे जनादेश का दावा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा कैसा है? राइट स्टेटमेंट है। अब अगला है, सारे कानून, सरकार के सभी नीतिगत फैसले एवं सभी प्रमुख नीतियां राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। ये बिल्कुल राइट है, राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। भारत के सभी रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन? तो राष्ट्रपति होता है, तो आप सब जानते ही हैं, तो ये भी सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? ठीक है, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं, हमसे पूछा गया है सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो पहला है संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में नहीं होती है। क्या होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में क्या होती है? निहित होती है। बिल्कुल सही है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। चलिए अगला पढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से ही कार्यवाहक शक्ति का प्रयोग किया जाएगा? नहीं। देखिए, राष्ट्रपति स्वयं या अपने स्वयं, राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा इसका प्रयोग कार्यकारी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, कार्यपालक शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कैसा है? ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। और अगला तो आप जानती हैं, संघ की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च समादेश या सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, तो ये हमारा ठीक है। तो पहला और तीसरा हमारा ठीक हो जाएगा, पहला और तीसरा किसमें? सी में, तो हमारा सी क्या हो जाएगा? विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमारे द्वारा बनाई हुई वीडियो आपके लिए अगर उपयोगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। तब तक कल तक के लिए अब फ्रेंड्स अलविदा चाहते हैं। टेक केयर एंड थैंक यू।